जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं फेडरलिज्म। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? द गवर्नमेंट दे आर डिवाइड पावर इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। द गवर्नमेंट दे आर डिवाइड पावर इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। इसको हिंदी में समझते हैं। फेडरलिज्म क्या है? जब सरकार अपनी पावर को भिन्न प्रकारों में बांट देती है तो वही क्या होती है? फेडरलिज्म होती है। भिन्न प्रकारों में कैसे? जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल ने पावर बांटी किसको? स्टेट को, यानी केंद्र ने पावर बांटी किसको? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार ने किसको बांटी पावर? लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि जो जिला की सरकारें होती हैं उनको। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है छोटे लेवल पर काम करती हैं। तो फेडरलिज्म यही कहता है कि सरकार अपनी ताकत को, अपनी पावर को जब भिन्न प्रकार से बांटती है तो वो क्या कहलाती है? फेडरलिज्म कहलाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। हमारा क्या है? फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पावर जो होती है वो दोनों के ही पास, मीन्स केंद्र और जो राज्य की सरकार है दोनों के पास अपनी खुद की पावर होगी, अपने ओन पावर होगी, अपनी खुद की ताकत होगी। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरा जो पावर है वो किसके पास होती है? सेंट्रल, यानी केंद्र के पास होती है। और वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो नाम की होती है, क्योंकि जब तक केंद्र कोई आदेश नहीं देगा तब तक वहां पे स्टेट कोई काम नहीं करेगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। फेडरल गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल के बीच में पावर अपनी खुद की होती है। यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट की भी अपनी खुद की एक पावर होती है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। फ्रांस और इंग्लैंड क्या है? एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक यूनिटरी सरकार है। इंडिया और यूएसए इसके अंदर आते हैं। यूएसए में भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी सारे स्टेट्स की अपनी खुद की पावर है और सेंट्रल के पास भी अपनी खुद की पावर है। नेक्स्ट पावर देखते हैं, टाइप ऑफ फेडरेशन। देखिए दो तरीके की हमारी फेडरेशन होती है। टाइप ऑफ फेडरेशन कौन सी हमारी फेडरेशन? एक है भैया हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अब समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या कहता है? देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इनके अंदर जो सरकारें हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो सरकार है उसके पास पावर जो है वो इक्वल फॉर्म में, मीन्स इक्वल फॉर्म में बटी होगी, इक्वल फॉर्म में पावर शेयर हुई होगी। दोनों के पास अपनी अपनी जो पावर है वो बराबर होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। दोनों के पास जो पावर है वो सेम ही रहती है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पावर है, जो ताकत है, वो अलग अलग फॉर्म में बटी होगी, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। दोनों के पास ही अपनी जो ताकत है ना वो अनइक्वल होगी। दोनों के पास अपनी पावर अलग अलग होगी। जैसे केंद्र, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास है। लेकिन उससे कम पावर किसके पास है? स्टेट। और उससे कम पावर किसके पास है? लोकल। अपनी खुद की पावर तो है लेकिन पावर जो है वो घट रही है ना। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? स्टेट। देखिए कई बार होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये होता है कि पावर जो है वो स्टेट के पास ज्यादा भी हो जाती है, यानी कि मीन्स के सेंट्रल से ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर उनकी कंडीशंस के हिसाब से उनके पास पावर ज्यादा होगी। हमारे इंडिया में नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट्स में पावर ज्यादा है, सेंट्रल से की अपेक्षा उनके पास पावर्स ज्यादा हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमारी इंडिया आती है, यहाँ पे अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हमारा कौन सी कंट्री आती है भैया? यूएसए। कौन सी कंट्री आती है भैया? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टेट है और जो सेंट्रल है दोनों के पास पावर इक्वल है। यहाँ पर जो पावर इक्वल सेम हुई है, इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि जो स्टेट्स हैं वो अपना खुद का नेशन भी बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की पावर है। तो ऐसा सिर्फ यूएसए में ही पॉसिबल है।
हमारे इंडिया में पॉसिबल है नहीं। खैर ये टॉपिक हमारी है नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा जानिए भी मत। नेक्स्ट जो हमारा आता है फीचर ऑफ गवर्नमेंट, क्या विशेषताएं हैं फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, फेडरलिज्म के अंदर पावर जो है वो 2 या 2 से अधिक सरकारों में बटी होनी चाहिए। फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से अधिक सरकारों में जो पावर है वो बटी होनी चाहिए और अपनी खुद की पावर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है। और इसके बाद यहाँ पर जो ज्यूरिडिक्शन होगा, यानी कि जो क्षेत्र का नागरिक होगा, यानी कि अगर कोई एक नागरिक है वो मान लीजिए कि मुरादाबाद में रह रहा है या फिर प्रयागराज की एग्जांपल लेते हैं। कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो प्रयागराज में रह रहा है, मीन्स उत्तर प्रदेश में रह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसके ऊपर पावर किसकी चलेगी, स्टेट की चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे पावर दोनों की चलेगी। यहाँ पे सेंट्रल का भी चलेगा, पावर स्टेट का भी चलेगा, लेकिन डिमांड कौन पूरी करेगा भैया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिमांड्स को पूरी करेगा। आएंगे ये दोनों ही मीन्स गवर्नमेंट के अंदर, ये दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा फीचर क्या है कि इनके अंदर अगर कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो एक दूसरे के सहमति से ही लिया जाएगा, एक दोनों के बिना सहमति के नहीं लिया जा सकता। अगर केंद्र ने कोई चीज पास की तो उसमें स्टेट का भी परमिशन की जरूरत है। स्टेट्स ने किया तो उसमें केंद्र की भी परमिशन की जरूरत है। यहाँ पर दोनों अपने मीन्स कोई अपने खुद से किसी भी चीज को नहीं चला सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर आता है वो ये है कि अगर कभी ऐसा विवाद हो जाता है, मान लीजिए कि सेंट्रल ने कहा कि हमें ये काम करना है और स्टेट ने कहा कि नहीं हमें ये चाहिए, और दोनों के बीच में विवाद हो गया, तो ऐसे टाइम पे कौन आएगा, ऐसे टाइम पे आएगी जुडिशरी। ऐसे टाइम पे हमारी कौन आएगी, जुडिशरी। जुडिशरी क्या काम करेगी कि इन दोनों के ही जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करेगी। ये दोनों एक दूसरे में पावर को सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर कौन पावर सॉल्व करेगा भैया, हमारा जुडिशरी पावर को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट हमारी चीज जो आती है, व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत क्यों फेडरल कंट्री है। जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज फेडरलिज्म, जब पावर 2 या 2 से अधिक फॉर्म में सरकार ने अपनी पावर को बांटा हो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, तो वही क्या होता है, फेडरल कंट्री होता है। इंडिया सिर्फ इसी बेस पे फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया कई बेसिस पर फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री होने के लिए पावर बटी होनी चाहिए, वहां पे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। एक रीजन और है इंडिया के फेडरल कंट्री होने का कि अगर पावर 2 में बटी है या 3 में बटी है तो लोगों की जरूरत अनुसार पावर और फॉर्म में भी बट सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। तो यही सब कारण है जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे का समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए ये लिस्ट किसके अंदर आती है, व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इन्हीं लिस्ट के बेसिस पर इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कैसे, देखिए कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, मीन्स इनके जो लिस्ट है इन्हीं के बेसिस पर बताया जाता है कि किसका कैसा कंट्रोल है, और इसी के बेसिस पर यह भी बताया जाता है कि इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं है। इंडिया को मतलब फेडरल कंट्री क्या बनाती है। तो सबसे पहले डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग एंड मनी, मीन्स नेशनल लेवल पे जितने भी काम होंगे उसके ऊपर कौन काम करेगा, हमारा सेंट्रल काम करेगा। उसके बाद पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन एक्सेट्रा, मीन्स जितने भी स्टेट लेवल्स पर काम होंगे उस पर कौन काम करेगा भैया, हमारा स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, मीन्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन एक्सेट्रा, मीन्स आदि ऐसी चीजों पर हमारा सेंट्रल स्टेट दोनों ही कानून बना सकता है। कहने का मतलब ये है, काम करने का मतलब ये है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इस पे दोनों ही कानून बना सकती है। अब कुछ चीजें ऐसी बच रही हैं जो ना कंट्री से, नेशन से रिलेटेड आ रही हैं, मीन्स नेशन से रिलेटेड तो आ रही हैं, न स्टेट से आ रही हैं, न कॉन्करेंट लिस्ट से आ रही हैं। जैसे
स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ऐसी चीजें। तो जो चीजें बाहर हैं, मीन्स इन लिस्ट से बाहर हैं, तो वो किसके कंट्रोल में आएंगी? नेशन यानी यूनियन लिस्ट, यानी कि सेंट्रल के ही हाथ में आएगी। इन चीजों को कौन देखेगा? हमारा सेंट्रल देखेगा। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल फीचर्स, मीन्स कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज्यादा मीन्स स्पेशल फीचर्स को यूज कर रहे हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे स्टेट्स, क्योंकि यहाँ की कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर की जो स्टेट है, इनके पास स्पेशल फीचर्स हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट लैंड लेकर नहीं रह सकता है। इनकी खुद की एक स्पेशल फीचर्स हैं। ये जितने भी काम करेंगे अपने खुद के बेसिस पर करेंगे, इनको कोई रोक टोक नहीं है। इनके पास सेंट्रल से भी ज्यादा पावर मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं यूनियन टेरिटरीज। भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उन यूनियन टेरिटरीज के बारे में ही इसमें बताया गया है कि भारत में यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज कब बनती हैं? जब ऐसा क्षेत्रफल होता है जहां पर स्टेट ना बनाया जा सके, ऐसी कंडीशन होती है जहां पर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, तो वहां पर यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। इस पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इस पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल का होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की जाती। इसको सेंट्रल ही कंट्रोल में रखता है, इस पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड। हाउ टू फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड। इसको समझने के लिए लैंग्विस्टिक स्टेट्स को समझते हैं। लैंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है? ऐसा मीन्स लैंग्विस्टिक स्टेट का मतलब समझिए, ऐसे कंट्रीज जहां पर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए जाते हैं और राज्य बनाए जाते हैं, वही क्या है? लैंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। हमारा इंडिया पहले ऐसा नहीं था जैसा अब दिखता है। इंडिया की स्टेट्स जैसे अब हैं वैसे पहले नहीं थे। पहले अलग बेसिस पर मीन्स एरिया की बेसिस पर ही स्टेट्स बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद 1964 के बाद से वहां इंडिया के अंदर वो जो चेंजेस थे स्टेट्स के अंदर वो आना स्टार्ट हुए और लैंग्विस्टिक स्टेट यानी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट हमारी चीज आती है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेटिव्स, यानी कि सेंट्रल और यानी केंद्र और राज्य के सरकार के बीच में रिश्ते, उनमें सुधार कैसे हुआ पहले ये समझते हैं। 1990 से पहले इंडिया में मोस्टली हर एक स्टेट में कांग्रेस का सरकार थी। तो जब कांग्रेस के सरकार थे तो कभी ऐसा होता था कि किसी स्टेट में अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई दूसरी सरकार बन जाती थी तो कांग्रेस क्या करती थी? उस पर प्रेशराइज करती थी, उसको कोई हेल्प नहीं करती थी, ताकि वो अगली इलेक्शंस में हार जाए और कांग्रेस का पूरा कंट्रोल आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1990 में यानी 1990 में एक नया मीन्स एक नई चीज आती है, कोलाइजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके आगे समझेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेटिव्स मीन्स उस टाइम पर क्या हुआ, वो एक ऐसा ईयर था जब इंडिया में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी। मीन्स हर एक पार्टी के पास ऐसी वोट्स मीन्स ऐसी सीट्स थी कि मोस्टली एक ही पार्टी बड़े कम मार्जिन से जीत रही, यानी कि सपोर्ट से, समर्थन से उस समय सरकार बनी थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जब समर्थन से सरकार बनी तो वहां पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में उसी के बाद से सुधार आने लगा। कैसे सुधार आने लगा कि जब समर्थन से सरकार बनी तो जब अगली बार इलेक्शंस हुए तो दूसरी सरकारों को ये डर लगने लगा कि अगर दूसरी सरकार का सपोर्ट हमारे पास से हट जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो उसी के बाद से वहां इंडिया से कांग्रेस का जो राज था वो हटता चला गया और स्टेट एंड सेंट्रल रिलेटिव्स जो थे बेटर होते चले गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे का समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ था, इंडिया में स्टार्टिंग से 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट। 1990 में एक नया तरीका आया जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, किसके तहत? डिसेंट्रलाइजेशन के तहत नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं। पावरफुल एंड इफेक्टिव, तो इसमें क्या आता है? टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है हमारी? एक होती है रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायती राज। ग्रामीण इलाकों के लिए क्या होती है भैया हमारी? पंचायती राज। और शहरी यानी अर्बन एरियाज के लिए हमारी क्या होती है? अर्बन एरियाज के लिए हमारी होती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज जो है ये टाउन और स्मॉल सिटीज में काम करती है। म्युनिसिपैलिटीज टाउन और स्मॉल सिटीज में काम करती है। वहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में काम करता है। जहां पर काफी बड़े शहर होते हैं वहां पर क्या काम करता है हमारा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
अब हम रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाकों का देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में हर 5 साल में एक इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन के अंदर एक ग्राम पंचायत यानी कि एक प्रधान चुना जाता है, कई वार्ड मेंबर होते हैं और कई वार्ड और एक उनका हेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच। तो ऐसे ही एक या दो गांव मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। 2 या 3 यानी कि तीन ग्राम पंचायत मिलकर 3 ग्राम पंचायत, और ऐसे से करके कई ग्राम पंचायत मिलकर हमारा पंचायत समिति बनाती है, और कई पंचायत समिति मिलकर हमारा जिला परिषद बनाती है। तो फेडरलिज्म क्या है और उसके अंदर जितने टॉपिक्स थी उनको सब समझा दिए हैं। सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट के अंदर रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।